नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 में यानी क्लास 7th के लिए हिंदी व्याकरण के अध्याय 2 पर, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका पहला अध्याय पर बना हुआ वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। आज हम समझेंगे सबसे पहले कि वर्ण क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी बात कहने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं और ये जो शब्द हैं ये वर्णों से मिलकर के बनते हैं। अब ये वर्ण क्या है, समझिए कि शब्दों का निर्माण कई ध्वनियों से मिलकर के होता है। आप अपने मुख से ऐसी कोई भी ध्वनि निकालिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जब आप अपने मुंह से निकली हुई ध्वनि को लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ संकेत चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर मैं ऐसे करूं कि मेरे मुंह से एक ध्वनि निकले ओम, तो ये जो ओम मैंने अभी उच्चारित किया है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ऐसा लिखने के लिए मुझे कुछ संकेत चिन्हों की आवश्यकता पड़ रही है। यही क्या है, हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हम मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है और व्याकरण की भाषा में यह ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों का मेल ही भाषा के मौखिक और लिखित रूप का आधार बनता है। इस वाक्य को ध्यान से समझिए। जब वर्णों का मेल होता है तो शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य ही भाषा होते हैं। इसीलिए लिखा है कि वर्णों का मेल ही भाषा के मौखिक और लिखित रूप का क्या बनता है, आधार बनता है। और भाषा को लिखने के लिए हर ध्वनि के लिए एक क्या है, चिन्ह है। और ये सारे चिन्ह जो हैं लिपि के अंतर्गत आते हैं, जो हमने पहले वीडियो में जिसके बारे में समझा था, जाना था। अब अगर आपको परिभाषा देनी हो वर्ण की तो आप सरल वाक्य में लिखेंगे कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड यानी और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ण से संबंधित कुछ तथ्य दिए हैं, इनको थोड़ा हमें समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक एक वाक्य को समझते हैं। सबसे पहले लिखा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप ही बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ अ को तोड़िए तो आप अ को कैसे तोड़ सकते हैं? अ तो टूटेगा ही नहीं। आप कहेंगे अ तो सबसे छोटा रूप हो गया। तो अ को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते आप। यही क्या है, वर्ण है। इसीलिए लिखा है कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि यह भाषा की ध्वनि का एक चिन्ह होता है। कोई भी भाषा के लिए कोई ना कोई ध्वनि हम अपने मुख से निकालते हैं, उच्चारित करते हैं और उसी ध्वनि के लिए संकेत चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। अब तक की बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। आगे की जो बात लिखी है, चौथे नंबर पर जो वाक्य लिखा है कि यह ध्वनि का लिखित रूप भी है। अब ऐसा ही नहीं कि आपने ध्वनि निकाल दी तो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसका लिखित रूप है, उसे आप वर्ण कह रहे हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे लिखा है वर्णों के व्यवस्थित मेल से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हिंदी जो है वो एक वैज्ञानिक भाषा है। इसका एहसास आपको आज के इस अध्याय में हो जाएगा। आगे लिखा है वर्णमाला के बारे में। हमें बताया है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह वर्णों का कोई ऐसा वैसा समूह नहीं है, यह वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। अब ये क्रम किसने तय किया और क्या है ये क्रम, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 48 हैं। किसी और संख्या से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप जैसे जैसे इस वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि 48 ही वर्ण होते हैं, इससे अधिक और इससे कम नहीं है। समझिए, नीचे कुछ एक वर्णमाला दी गई है, इसके व्यंजनों वर्णों में हलंत का चिन्ह लगाया गया है। ये जो चिन्ह है हलंत का, ये चिन्ह लगाने से व्यंजन के स्वरहीन होने का संकेत मिलता है। यानी व्यंजन जो है वो स्वरहीन जब है, जब उनके पास स्वर नहीं है, उनके साथ नहीं है, तब हम ये हलंत का चिन्ह लगाते हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये स्वरहीन है। और शुद्ध बनाए रखने के लिए हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन के साथ हलंत का चिन्ह लगाना चाहिए, अनिवार्य है। अब इसको समझिए थोड़ा। हिंदी की वर्णमाला यहाँ पे दी गई है, हमें बिल्कुल स्वर और व्यंजन अलग अलग करके दिए हैं। जहाँ पे व्यंजन लिखे हैं वहाँ पे व्यंजनों में हलन का चिन्ह यही बताने के लिए लगाया गया है कि ये व्यंजन है, इनमें स्वर जुड़े हुए नहीं है। तो हिंदी की वर्णमाला कुछ इस प्रकार है। पहले देखिए 11 वर्णों को ध्यान से देखिए। पहले समूह में 11 वर्ण दिए हैं। कौन कौन से 11 वर्ण हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। बस अम और अहा को हमने यहाँ पे इस समूह में नहीं रखा है, इनके लिए हमने अलग से दूसरा समूह बनाया है, अम अहा। आप देख रहे हैं पहली वाली लाइन में जो वर्ण है वो 11 हैं और दूसरी वाली में 2 हैं। इसके बाद में
कुल व्यंजन हमने जो है 2 समूह में लिखे हैं, एक में 33 और फिर 2 व्यंजन हमने अलग से लिखे हैं। देखिए पहली जो तीसरी वाले हैं उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है क्या? लिखा है क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये 33 हो गए और फिर इसके बाद में अलग से हैं ड़ और ढ़, ये 2 हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। कुल कितने हो गए? 48। अब समझिए वर्णों के भेद के बारे में हमें क्या बताया है यहाँ पे। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्यों अलग लिखा है ये मैं आपको अभी स्पष्ट करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। सबसे पहले बात करते हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण क्या होते हैं? ध्यान से समझिए। पहले ये समझिए कि ये जो 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं, ये किस आधार पर किए गए हैं? उच्चारण और प्रयोग के आधार पर किए गए हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी देखिए स्वर वर्ण को समझिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें आप क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। चलिए अब आप मुझे बोल के बताइए, अ बोलिए। जैसे ही आप अ बोलते हैं तो ये दूसरे वर्ण की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, आपने एक सरल बिल्कुल ध्वनि प्रकट की, अ बिल्कुल निकल गया सीधे सीधे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। आपकी जीभ को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, दांतों होठों को कोई कष्ट नहीं होता जब आप स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं। जब आप कहते हैं ए तो बिल्कुल सीधे सीधे ए निकल गया, इसमें आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, हवा में कोई रुकावट नहीं हुई जो आपने अपने मुंह से ए कहते हुए छोड़ी। ठीक। स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी में कितने हैं? 11 स्वर वर्ण हैं। कौन कौन से? अ आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। ये आप ध्यान रखेंगे। स्वर के भेद मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन से हैं इसको भी समझ लीजिए। एक होता है ह्रस्व स्वर। अब इसमें क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा लगने वाले जैसे अ ई उ ऋ आदि। फिर दीर्घ स्वर जो बचे हुए, जैसे कि जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगा, उन्हें कहेंगे जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, इस तरह से। अब एक होता है प्लुत स्वर। आप कहेंगे प्लुत स्वर क्या होता है? अब आप मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए कि एक नाटक चल रहा है रामलीला का, अब एकदम से जो है आवाज़ देना हो, किसी को पुकारना हो राम को, तो कहकर पुकारेंगे राम। अब अगर वो दूर है तो कैसे पुकारना होगा? आवाज़ जो है वो थोड़ा लंबी जाएगी, राम, इस तरह से। तो राम, अगर आपको मैं कहूँ कि राम लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे राम? आप राम ऐसे लिख देंगे स्क्रीन पे जैसे मैंने लिखा, ठीक। लेकिन अगर अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि राम थोड़ा लंबा, राम, तो इसमें आप राम कैसे लिखेंगे? क्या आप राम में इतनी ऐसी मात्राएं लगाएंगे? नहीं। फिर क्या होगा? आप यहाँ पे ये वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या लिखा हुआ है? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे आउ ईयू ऊ एऊ एऊ ओ औ, इस तरह से। समझ गए? अब ध्यान से समझिए, स्वरों की मात्राओं पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं, किसके साथ? व्यंजन के साथ मिलेंगे तो लिखे जाते हैं, तो उनकी मात्रा उनमें लग जाती है। स्वरों की मात्राएं कुछ इस प्रकार हैं। ये वही मात्राएं हैं जो हमने कक्षा 1, 2, 3 में सीखी होगी हिंदी में। जैसे अ के लिए तो कोई मात्रा होती ही नहीं है ना, कमल लिखना है। क बोलिए, क जब आप बोलते हैं तो अ निकलता है अंत में, क अ आया। तो क्या आपने क में कोई मात्रा लगाई? अ अनार के लिए कोई मात्रा नहीं लगाई, सीधे सीधे क लिख दिया। हलंत अब यहाँ पे प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक। कोई मात्रा नहीं है अ के लिए। कल, बिल्कुल हर यहाँ पे व्यंजन के साथ में स्वर लगा है, क के साथ भी लगा है, ल के साथ भी लगा है। कल, क में भी अ है और ल में भी अ है, लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन अगर आम का आ है तो उसमें मात्रा लगेगी, वो ये वाला चिन्ह है, आम, आज, इस तरह से। ऐसे ही छोटी ई की ये मात्रा है, शिव, मिल, इस तरह से। बड़ी ई की ये मात्रा है, चीनी, लीची, इस तरह से। आपको कई बार अगर कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी, छोटी की कहाँ लगानी, बड़ी की कहाँ लगानी है, कई बार विद्यार्थियों को ये डाउट आ जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, उच्चारण करके देख लीजिएगा। आपका उच्चारण करना और उस पर ध्यान देना ये बात को स्पष्ट कर देगा कि जो मात्रा है वहाँ पे कौन सी लगेगी। जैसे आप एक बार बोलिए दूध। जब आप दूध बोलते हैं तो द में यहाँ पे आप ऊ की मात्रा लंबी खींच रहे हैं, दूध बोल रहे हैं, आप दूध नहीं बोल रहे।
तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक वैसे ही जब आपको चीनी बोलना है तो आप चीनी बोलेंगे, चीनी नहीं बोलते, या चीनी नहीं बोलेंगे, या चीनी नहीं बोलेंगे, आपको चीनी कहना है, यानी कि च और न दोनों में ही बड़ी की मात्रा का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद में छोटा ऊ, उसकी ये मात्रा है, आप जानते हैं इसे, धुन सुन। देखिए यहाँ पे भी आपने धून सून ऐसा नहीं कहा, आपने कहा धुन सुन। तो यहाँ पे जो मात्रा है ये बिल्कुल उच्चारण के अनुसार ही लग रही है। बड़े ऊ की मात्रा ऐसी होती है जो अक्सर इन शब्दों में लगती है, जैसे दूर, जून, इस तरह। फिर री की ये मात्रा है कृषक, यहाँ पे ये मात्रा लग गई। ए के लिए ये मात्रा है सेब, मेल, इसमें मात्रा लगेगी। ऐ के लिए ये अलग मात्रा है गैर, सैर, है ना। ओ के लिए ये मात्रा है मोर, शोर, और औ के लिए ये मात्रा है कौन, मौसम, इस तरह से। अब यहाँ पे लिखा है अयोगवाह, ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अयोगवाह उन ध्वनियों को कहा जाता है जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। इनका प्रयोग स्वरों के ठीक बाद किया जाता है। ये दो है, अनुस्वार और विसर्ग, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, ये बिंदी आप ध्यान से देख रहे हैं, इसका उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है, जैसे अंत, कंठ, गंदा, इस तरह से। और विसर्ग, ये दो बिंदियाँ, इसका उच्चारण स्वर के ठीक बाद ह जैसा होता है, जैसे प्रायः, अतः। जब ये बिंदी लगी तो हमने अत कह के नहीं छोड़ दिया, हमको कहना पड़ा क्या, अतः, प्रातः, प्रायः, इस तरह से। इसके बाद में अब हम बात करेंगे स्वर वर्ण के बाद में व्यंजन वर्ण की। इनको भी ध्यान से समझिए। ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण कर पाना संभव नहीं है। आपको क बोलना पड़ेगा तो क में आ ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। व्यंजन वर्ण यही कहलाते हैं और इनके उच्चारण के समय हवा कुछ रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है। अ बोलिए, सीधे सीधे हवा निकल गई। क बोलिए, क बोलते समय आपको हवा को एक जगह कंठ में रोकना पड़ा, यहाँ पे हवा जो है वो निर्बाध रूप से बाहर नहीं निकली। ल बोलिए, जब आप ल बोलते हैं तो बीच में जीभ को आना पड़ता है, तालव्य से टच होना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इनके उच्चारण के समय, यानी व्यंजन के उच्चारण के समय कुछ रुकावट के साथ मुंह से हवा बाहर निकलती है। ठीक है। हिंदी के कितने व्यंजन वर्ण हैं, 33 है। और जैसे उदाहरण दे दिया क, ख, ग, च, ज आदि। और व्यंजन वर्ण के भेद भी बता देंगे अब। तो व्यंजन वर्णों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 3 भेद है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब ही है छूना, टच करना। तो समझिए कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं और हमारी जो जीभ है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ से स्पर्श करती है, तब हम कहेंगे कि जो मुंह से निकल रहे हैं वो स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है 33 में, 25। ये 5 वर्गों में बढ़ गए, एक क वर्ग हो गया, एक च वर्ग हो गया, एक ट वर्ग हो गया, एक त वर्ग हो गया और एक प वर्ग हो गया। ये 5 वर्ग हैं जिनमें ये बटे हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, इस तरह से। इसके बाद में लिखा है अंतस्थ व्यंजन, है ना। अभी अंतस्थ व्यंजन क्या है, जो व्यंजन स्वरों को व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग का पूरी तरह से स्पर्श करती ही नहीं है। जैसे य बोलिए, य बोलते समय जीभ ऊपर तो उठ रही है लेकिन छू किसी को नहीं रही, स्पर्श कहीं नहीं कर रही, है ना। र बोलिए, र बोलते समय भी जीभ ऊपर उठ रही है लेकिन छू कहीं नहीं रही है, इस तरह से। इसके बाद में लिखा हुआ है, अब ये एक तालिका दी है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे वर्ग लिखे हैं 5 जो मैंने आपको बताए। ये वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे क वर्ग। क वर्ग में व्यंजन कौन से आ रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इन्हें हम कंठ व्यंजन कह रहे हैं। मैंने कहा था ना भाषा जो है हिंदी वो वैज्ञानिक है। कैसे, अब आप समझिए। हमारे मुख की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारा मुंह जो है इसकी शुरुआत हो कहाँ से रही है, इसकी शुरुआत होठ से नहीं हो रही, वो तो हमारे मुंह का बाहरी हिस्सा है। हमारे मुंह की शुरुआत हो रही है हमारे कंठ से। तो देखिए कंठ व्यंजन इसीलिए कहा गया है। जरा क, ख, ग, घ बोलिए, क, ख, ग, घ, अंग। इसमें ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ कंठ का ही प्रयोग हुआ है, लग क्या रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कंठ का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में लिखा है च वर्ग। अब च वर्ग बोलिए जरा, च, छ, ज, झ, इया। इसमें क्या हो रहा है, जीभ तालु को टच कर रही है, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अब ट वर्ग बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो ये जो है, और इसमें ये जो अड़ा और ढ भी है, ये मूर्धा पे जो है जीभ टच हो रही है, इसलिए इसे मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। त वर्ग पे आइए, त, थ, द, ध, न। जीभ कहाँ टच हुई, दांत में, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। और अब देखिए प बोलिए, प, फ, ब, भ, म। होठ पे टच हुई इसलिए इसे ओष्ठ व्यंजन या होठ व्यंजन या ओठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में है ऊष्म व्यंजन। अब ये क्या है,
इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास है वो मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। ऐसा लगता है जैसे ऊष्मा यानी गर्मी पैदा हो रही है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं। जैसे श बोलिए, थोड़ा सा कठिन लग रहा है बोलने में, श, श, स, ह, ऊर्जा निकल रही है बाहर, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन। ये क्या होते हैं? दो अलग अलग व्यंजन, समझिए, इनके परस्पर संयोग से जो व्यंजन बने हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये केवल 4 हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? एक तो है श्र, श्रवण। तो ये श्र आप बोलते समय देखिए श और र से मिलके बना है श्र, तो ये लिखा भी है कौन सा श और कौन सा र मिलके श्र बना रहा है। ऐसे ही ज्ञ, ज्ञानी का, ये ज और त्र से मिलके बना है ज्ञ। इसके बाद में क और श से मिलके बना है क्ष, और त और र से मिलके बना है त्र। इनके उदाहरण भी दिए, जैसे श्र का दिया है श्रम, श्रीमान, ज्ञ का दिया विज्ञान, अनभिज्ञ, और इसके बाद में क्ष का दिया है कक्षा, शिक्षा, और त्र का दिया है मात्र, त्रिकोण, इस तरह से। अब इसके बाद है द्वित्व व्यंजन। अब ये द्वित्व व्यंजन क्या है इसको समझिए। बताया है कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चरित हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहेंगे। यानी ऐसा व्यंजन आ जाए जिसमें स्वर ना है यानी आधा आ जाएगा, और एक ऐसा आ जाए जिसमें स्वर हो यानी पूरा आ जाएगा। तो जब भी आधा और पूरा व्यंजन आपको एक साथ दिख जाए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा, पक्का, सच्चा, पट्ट, इस तरह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आधा च है, एक पूरा च है, बच्चा हो गया, इस तरह से। फिर है व्यंजन संयोग। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना रूप व्यंजन संयोग कहलाता है, जैसे कि बुद्धि, लट्ठा, ब्रह्मा, चिन्ह आदि, इस तरह से। अब आगे क्या जानकारी दी है? व्यंजनों के संयुक्त तथा द्वित रूपों में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? कुछ संयुक्त और द्वित व्यंजनों के प्रचलित रूप हैं, इनको बदल दिया गया है और उनके स्थान पर कुछ अन्य मानक रूप प्रचलन में आ गए हैं। मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था कि कुछ जो भाषा विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा हिंदी का मानक रूप प्रयोग में लाया जा रहा है। कारण यही है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा का जो पथ है उस पर आगे बढ़ाया जा सके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पुराना रूप था ऐसा, प्रसिद्ध, ऐसे लिखते थे, मानक रूप में ऐसे लिखते हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि द आधा है क्योंकि उसमें हलंत लगा है, इस तरह से। पहले ब्रह्म ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं, ये इसका मानक रूप है। वृद्धि पहले ऐसा लिखा जाता था, अब मानक रूप में ऐसे लिखते हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि द आधा है, ध आधा नहीं है। फिर पत्ता, पत्ता देखिए कैसा लिखा है, आजकल ऐसे लिखते हैं मानक रूप में। शक्ति इस तरह से लिखा जाता है, विद्या ऐसे लिखा जाता है, लट्ठा को ऐसे लिखेंगे, चिन्ह को इस तरह लिखा जाएगा, द्वार ऐसे लिखा जाएगा कि आप उसे द्वार ना पढ़ें लेकिन वो द्वार है, द आधा है, स्पष्ट दिख रहा है। पद्य, पद्य ऐसे लिखेंगे, पद्म ऐसे लिखेंगे, गद्य इस तरह लिखा जाएगा, बुद्धि ऐसे लिखेंगे, उद्देश्य इस प्रकार लिखा जाएगा, जिह्वा को ऐसे लिखते हैं, विद्यालय ऐसा लिखा जाएगा, अद्भुत ऐसे लिखेंगे और विद्युत को इस तरह से लिखा जाएगा, ताकि सरलता से पढ़ा जाए, सरलता से लिखा जाए, सरलता से बोलने में आ जाए। फिर आगे लिखा है श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब समझिएगा, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के जो दो भेद माने गए हैं, पहला है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अब समझिए अल्प प्राण क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये इस प्रकार है, जैसे क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, अण, त, द, न, और प, ब, म, य, र, ल, व। आप देख रहे हैं यहाँ पे हलंत लगा है, यानी यहाँ पे जो है इनमें स्वर नहीं आए हैं, तो इन्हें अल्पप्राण व्यंजन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि श्वास की ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ रही है, इसलिए इन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहेंगे। फिर है महाप्राण व्यंजन। ये क्या होते हैं? ये वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि इनमें सुनाई पड़ती है, इन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, ख बोलिए एक बार, ख। ख जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ी रगड़ पड़ रही है कंठ में, ख, ऐसे खार हंगार हकार की ध्वनि जो है सुनाई पड़ रही है। छ बोलिए, झ, ठ, ढ, झ, थ, ध, फ, भ, श, ये इन्हें आप महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब वर्गों का उच्चारण स्थान थोड़ा समझिए। हमारे मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, और ये ऐसे स्थान कितने हमारे मुंह में 6 हैं। एक कंठ है, क ख बोलिए, क ख कंठ से निकल रहा है। फिर तालु है ना, जैसे कि च छ बोलिए, जीभ तालु से टच कर रही है। फिर मूर्धा है, ट ठ बोलिए, जीभ जो है वो मूर्धा से टच कर रही है, इसलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। दंत से, जैसे कि त थ द, दंत से जीभ टच कर रही है दांत से। फिर है प फ भ, ये ओष्ठ है, और कुछ नासिका वाले भी
हैं जिनको अगर बोलना है हमें, जैसे ना बोलिए, आप नाक बंद करके ना बोलेंगे तो सही तरह से उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, तो ये नासिका वाले कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्णों के उच्चारण स्थान नाम को निम्नलिखित तालिका द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कैसे? एक तालिका में, एक कॉलम में वर्ण दे दिए, एक में उच्चारण का स्थान और एक और उनका नाम दे दिया। जैसे अ, आ, क वर्ग और विसर्ग, ये कंठ इनका उच्चारण स्थान है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। ई, च वर्ग और य और श ये तालु से, इसलिए तालव्य कहलाते हैं। री, ट और रश जो है ये मूर्धा से, इसलिए मूर्धन्य कहलाते हैं। त वर्ग पूरा, ल और स साथ में मिलकर दंत वर्ग में आता है, इसलिए दंत्य कहलाता है, दंत्य व्यंजन। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पूरा का पूरा प वर्ग, ये ओष्ठ से आएगा, इसलिए ओष्ठ्य व्यंजन कहलाएगा। फिर अंग, इया, अण, न, म, अम ये सब जो है नासिका के प्रयोग से होते हैं, इसलिए नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। छोटा ए और बड़ा ए कंठ प्लस तालु, इसलिए कंठ तालव्य कहलाएंगे। छोटा ओ और औ कंठ ओष्ठ है, इसलिए कंठोष्ठ कहलाएंगे। व दंतोष्ठ है, इसलिए दंतोष्ठ कहलाएगा। ह स्वरयंत्र से आता है, इसलिए ये अलिजिह्वा कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्णों से संबंधित कुछ अशुद्धियां हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ऋस्व की जगह दीर्घ तथा दीर्घ की जगह ऋस्व स्वर का प्रयोग होता है। अब जैसे लिखा है मुनि, इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए। अतिथि, ये ऐसा लिखाएगा। श्रीमती इस तरह लिखा जाएगा। कार्ड ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। बल्ब ऐसे लिखा जाता है। ईश्वर इस तरह लिखा जाएगा। गलत को इस तरह से नहीं लिख सकते। नरक, नर्क ऐसा लिखाएगा। परत, पर्थ। इसी तरह ये दिया हुआ है, क्रम, कर्म या कर्म, धर्म, धर्म, पृथक, पृथक, ट्रक, टरक या टर्क, कृपा, कृपा या कृपा, इस तरह से। फिर संयुक्त व्यंजनों की उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय, परीक्षा, परीक्षा, लक्षण, लक्षण, हंस, हंस, हंसना, हंसना, आँख, आँख, ये सब अनुस्वार, अनुनासिक संबंधी, संयुक्त व्यंजनों की उच्चारण संबंधी, र से संबंधित और पूरे अक्षर की जगह आधे अक्षर का प्रयोग से संबंधित कुछ त्रुटियां हैं जो अभी हमने देखी, और उसका शुद्ध रूप। अब कुछ बातें हमें इस अध्याय में ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वर्णों के दो भेद हैं, याद रखिएगा, एक स्वर और एक व्यंजन। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता बिल्कुल नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ बोलिए, आपको इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। स्वर के दो भेद हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन के तीन भेद कौन से पढ़े हमने? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बड़ी सरलता से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप ज़रूर इस लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।